स्वागत है। 1857 का विद्रोह हम लोग कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह का कल पूरा मैंने सिनॉप्सिस चैप्टर का दिया हुआ था। अभी हम लोग कारण पक्ष पर हैं। कारण पक्ष में बहुआयामी कारण थे। इन बहुआयामी कारणों में कुछ कारणों को हम लोग देखे हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, देन आफ्टर आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था। इन सारे पहलुओं को हम लोग देख चुके हैं। अब धार्मिक, सांस्कृतिक और तात्कालिक कारण पर आया जाएगा। तो क्या हम लोग कर रहे हैं? रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का महान विद्रोह। इस महान विद्रोह के कारण के पहलू पर हम लोग हैं। कारण के पहलू में राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण हम लोग देख चुके थे। अभी कहां पे आना है? धार्मिक, सांस्कृतिक हुआ अन्य कारक। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारक क्या था? धार्मिक सांस्कृतिक कारक 1813 का एक्ट पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक वाला मुद्दा हम लोग देखे थे वही धार्मिक पहलू भी है। सैनिकों का विद्रोह। तो ये क्या है? 1857 का विद्रोह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 100 वर्ष का जो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारवाद रहता है, हर एक्शन का अपना रिएक्शन होता है, और उसी एक्शन के रिएक्शन का जो आउटकम होता है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। वो 1857 का महान विद्रोह रहता है। विद्रोह में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं रहता है, बहुत सारे कारण जो रहते हैं उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो उन सारे कारणों को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हम लोगों ने उसे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और तात्कालिक कारणों में देखा है। 4 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब ये समझना है कि जो विद्रोह हुआ उसमें धार्मिक पहलू क्या योगदान दे रहा था। तो धार्मिक पहलू जो है 1813 का एक्ट है। 1813 के एक्ट से क्या ऐसा हुआ था कि विद्रोह की भावनाएं भड़क रही थी। 1813 के एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिला था। तो धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति इनको मिलता है। इससे ये भारतवर्ष में आते हैं। जो कहा जाता है कि अफ्रीका का आईफिल, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो रहता है, आईफिल उसी का कथन रहता है कि अगर जमाने में कहा जाए कि कुछ भी फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल सचेत हो जाइए, इस जमाने में कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। जैसे आज के जमाने में है ना कि आज के जमाने में कहा जाता है ना कि चलिए भाई, लव यू ऑल बेटा, फटाफट जो है कंटेंट पे फोकस कीजिए। लगातार आप लोगों का एक ही प्रकार का मैसेज आता रहता है। चलिए जो है, तो मुद्दे की बात क्या है कि आज जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये क्या है, ये सब फ्री में है, लेकिन आपकी निजता कहाँ है, आपकी प्राइवेसी नहीं रह गई। वो आपके मोबाइल के डिवाइस का लोकेशन ले लेते हैं, आपसे पहले ही परमिशन, आपके फोटो, फाइल सबका एक्सेस ले लेते हैं। ये इनका हथकंडा था। किसी भी देश में बंदूक की नोक पर तो जबरन वो नियंत्रण होता था, परंतु धर्म के माध्यम से वो अभिवृत्ति परिवर्तन, जो सोच है, उस सोच में परिवर्तन लाते थे, सांस्कृतिक परिवर्तन करते थे, और हर देश में ये खेल चला। असल में ये क्या थे? ये साम्राज्यवादी, जो ईसाई मिशनरियां थी, वो साम्राज्यवादी शक्तियों की एजेंट हुआ करती थी। धर्म के नाम पे क्या है? धर्म के नाम पर किसी भी देश के अंदरूनी हिस्से में ये जाते थे। ईश्वर आपके सारे दुखों को हर लेगा, जो जीसस आपका कल्याण करेगा। तो एक पर्सुएशन टेक्निक होता है ना, पर्सुएशन मींस की अनुनय विनय के माध्यम से ये वहां के स्थानीय शासकों के रवैये को, उनके सैनिक ढांचे को, उन लोगों के युद्ध की तकनीक को, एक तरीके से ये गुप्त एजेंट के रूप में थे। अफ्रीका में भी ये लोग, अफ्रीका महाद्वीप में भी ये ईसाई मिशनरियां ऐसे ही गई थी। धर्म के नाम पर जीसस महान है, ईसा मसीह महान है, आपके सारे दुखों को हर लेंगे, और भी बहुत सारे इनके चोचले थे। जब तक होश ठिकाने आया तब तक क्या था
तब तक अपना धर्म छीन चुका था और ये लोग पूर्ण रूप से ईसाई बन चुके थे। वही खेल भारत में भी चलता है। 1813 के अधिनियम से क्या होता है, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिलती है। आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय समुदाय हैं ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। गोवा में आइए तो गोवा में पूरा एक वेस्टर्न कल्चर ही, पश्चिमी संस्कृति देखने को मिलेगा। तो कैसे भाई, कैसे ईसाई कैसे हो गए? तो इन ईसाई मिशनरियों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो भी संवेदनशील वर्ग थे उनका जबरन धर्मांतरण किया। For they led the forcefully conversion of the religion of the vulnerable section of the society, like the tribal groups of India. जनजातीय समाज क्या है? संवेदनशील समाज है और इनका जबरन इन्होंने क्या किया? धर्मांतरण किया। इससे क्या हुई? भारतीयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये परदेशी न केवल हमारे देसी राजा रजवाड़ों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, न केवल हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं और धर्मांतरण भी करवा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, कल मैंने बताया था भाई कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा था। पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार ये क्यों कर रहे थे? तो भारत को एक बृहद बाजार के रूप में, एक बृहद पश्चिमी प्रोडक्ट या कमोडिटीज को क्या कहेंगे, पश्चिमी सामानों के बाजार के रूप में रूपांतरित करना चाहते थे। तो इसके तहत क्या था? इसके तहत जो है कि भारत के लोग भले ही रंग रूप में वो भारतीय हो, परंतु सोच में वो क्या चाहते थे कि सोच में वो कैसे हो? सोच में वो पश्चिमी संस्कृति में ढले हो। इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन को लाया गया कि जब अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाएगा तो कालिदास को, मालविकाग्निमित्रम को रघुवंशम और विद्रोहवर्षीयम पाठ्यक्रम में ना पढ़ा करके वो शेक्सपियर को पढ़ाएंगे, रोमियो और जूलियट को पढ़ाएंगे। जब पाठ्यक्रम में पश्चिमी संस्कृति होगी, हर युग क्या है, हर युग अपने समय के, अपने जमाने के ट्रेंड से प्रेरित और प्रभावित होता रहा है। शायद आप लोगों के बचपन का दौर रहा होगा जब जेके रॉलिंग्स की हैरी पॉटर आती थी। पूरे विश्व सहित भारत में भी लंबी लंबी कतारें, बस किताब खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। तो मुद्दे की बात क्या है भाई कि ये पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार अब भारतीय युवाओं को क्या कर रहे थे? पश्चिमी संस्कृति में ढाल रहे थे। उसी का आज प्रभाव है कि कौन है हम लोगों में भाई जो धोती और कुर्ता पहनता है? हमारा परिधान, हमारा पारंपरिक परिधान तो यही है ना। जींस है, टी शर्ट है, सूट बूट टाई, ये हमारा परिधान नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है कि ये पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, साथ ही साथ जो भारत का परंपरागत वर्ग था, उन्होंने इसे अपनी संस्कृति के लिए चुनौती समझा और 1857 का विद्रोह हो गया। अगला इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र पार सैनिकों को भेजा जाना भारतीय धर्म के हिसाब से ये नॉन रिलीजियस प्रैक्टिसेस था, गैर धार्मिक जो है अभ्यास था। चलिए भाई, अब कहां पे हम लोग आते हैं? अब हम लोग जो है वैचारिक कारक पर आते हैं। वैचारिक कारक क्या था? आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? आइडियोलॉजिकल फैक्टर या वैचारिक कारण में ये कौन से सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को, इसे हिंदी में गोरे लोगों के भार सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे। तो वैचारिक रूप से ये क्या करना चाहते थे? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है? वही एक तरीके से नस्ली भेदभाव की जो इनकी नीति है। ये यूरोपीय लोगों को श्रेष्ठ नस्ल का, गोरे लोगों को श्रेष्ठ नस्ल का बताते थे और भारतीयों को जाहिल, गवार और बर्बर सिद्ध कर रहे थे। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दे रहे थे। धार्मिक आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन किया जा रहा था। प्राचीन भारत जिसे आप कहते हैं उसे प्राचीन भारत न करके ये हिंदू भारत कह रहे हैं। मध्यकालीन भारत को ये इस्लामिक भारत कह रहे हैं। और व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी सिद्धांत के आधार पर क्या कह रहे हैं कि प्राचीन और मध्यकाल में भारतीय क्या थे? जाहिल थे, बर्बर थे, निरंकुश राजतंत्र यहां पर था। राजा निरंतर युद्धों में संलग्न रहता था। शासन में प्रगतिशील दृष्टिकोण का अभाव था और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित नहीं होना। इसके बाद में जो कहा जाता है कि एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, हमारे ही संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और हम ही को सिखा रहे हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। ये कह रहे हैं कि हम लोग सभ्य और विकसित देश हैं, अपने देश की सुख सुविधाओं को छोड़ करके
अपने वतन को छोड़ करके ये गोरे लोगों ने एक भार उठाया है, व्हाइट मैन बर्डन। गोरे लोगों ने भार उठाया है पूरी दुनिया को क्या करने का, पूरी दुनिया को सभ्य करने का, पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्य से परिचित कराने का। इससे क्या होता है, अभी मैंने कहा ना, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, एक तो धन का निर्गमन हमारे देश से कर रहे हैं और दूसरे एहसान दिखा रहे हैं कि हम अपने देश की सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप जैसे पिछड़े देश में क्यों हैं, क्योंकि आप जाहिल और गवार लोग हैं। तो ये जो कहा जाता है ना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, भारतीयों के अंदर एक विद्रोहात्मक प्रवृत्ति जगती है। एक तो हमारे देश का शोषण, आर्थिक शोषण हो रहा है, और दूसरे क्या है, वैचारिक स्तर पे हमारे जनमानस को क्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। और यही विद्रोहात्मक प्रवृत्ति किस रूप में परिणित होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब अगले कारण पे हम लोग आते हैं कि तात्कालिक कारक क्या था। तात्कालिक कारक क्या था? तो तात्कालिक कारक जो है, न्यू इनफील्ड राइफल 1856 ईस्वी में, न्यू इनफील्ड राइफल जो है, न्यू इनफील्ड राइफल, इसमें क्या है, इसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग शुरू होता है। इसके पहले ब्राउन बेस राइफल थी। एक मूवी, आमिर खान की मूवी है, नाम भी है मंगल पांडे। इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो एक नई राइफल आई थी जिसमें बारूद जो है ऐसे डाल करके और एक चाकू की तरह नुकीला होता था, उससे ऐसे वो करते थे। तो वो क्या थी, वो पहले वाली राइफल थी। उसकी जगह पे अब क्या था, उसमें अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होता था, अगर ह्यूमिड को क्या हिंदी में बोलेंगे, अगर उमस वाला अगर मौसम है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में वो जो है फायर नहीं कर पाता था। अफ्रीका का देश से औपनिवेशीकरण होने में भी एक ये कारण था। अफ्रीका की जो जलवायु थी, अफ्रीका महाद्वीप की, बहुत ही ह्यूमिड थी। उसकी जगह पे अब क्या आया, अब कारतूस के अंदर बारूद है। पहले मैं क्या बोला कि कारतूस का जो बारूद है उसको डाल करके उसे प्रेस करते थे, देन आफ्टर फायर करते थे। परंतु जो नया कारतूस है, इस नए कारतूस के ऊपर क्या लगा था, सपोज दैट कारतूस है तो ऊपर चर्बी लगा हुआ था, और कुछ ऐसा उसका डिजाइन था कि उसे दांत से खींच के ही निकाला जाता था। और ऐसा विश्वास किया जा रहा था, ये चर्बी जो है, जो चर्बी है, ये किसकी चर्बी है, या तो इसे माना गया कि गाय की चर्बी है, अथवा जो है सुअर की चर्बी से बना है, सुअर की चर्बी से बना है। गाय की चर्बी हिंदू भावनाओं के लिए, सुअर की चर्बी मुस्लिम भावनाओं के लिए, उनकी भावनाओं पर ठेस था। सैनिकों में एक विद्रोहात्मक प्रवृत्ति रहती है कि ये जानबूझ करके हमारे धर्म को भंग करने के लिए क्या है, अंग्रेजों के द्वारा सोची समझी जो है चाल है। अरे ईसाई मिशनरी अपना गुल खिला रही थी पहले से ही, 1813 से ही। अब जब ये नया कारतूस आया और उस पर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और उसे दांत से खींचने का डिजाइन था, तो क्या होता है, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, जो अंततः क्या होता है, अंततः 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह का बाह्य कारण क्या है। बाह्य कारण क्या है, तो बाह्य कारण में एक हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा, और एक जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है, ये कौन सा है, प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय, अंग्रेजों की पराजय। प्रथम जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, अप्रॉक्स 1839 से 1843 तक चला था। अफगानिस्तान आज भी आप देख रहे हैं भाई, कोई बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा क्या, उसे एडवांस भी आप नहीं कर सकते हैं। मूलभूत संसाधनों की किल्लत वहां पे हमेशा है, क्योंकि तालिबानी शक्तियां वहां पे सक्रिय हैं। इतना बड़ा साम्राज्यवादी देश, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज में कहता था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक था। इतना बड़ा साम्राज्यवादी देश एक छोटे से देश अफगानिस्तान से हार गया। अब भारतीयों के अंदर वो जो जरूरी आत्मविश्वास कहा जाता है ना, कि कहा जाता है भाई ना, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भारतीयों को लगता है कि एक छोटा सा देश अफगानिस्तान अगर अंग्रेजों को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं, और घटना भी कब की है, 15 साल पहले की है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से वो जरूरी आत्मविश्वास देता है। अभी आपका कोई मित्र जो बचपन का साथी है, एक साथ आप खेले हैं, कल उसका आईएएस निकल जाए, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये निकाल लिया तो मैं भी निकाल लूंगा।
तो कहने का अर्थ क्या है कि प्रथम अफगान वॉर जो है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड करता है इंडियंस कम्युनिटी को, भारतीय समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित और प्रभावित किया। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इसने भी भारतीयों को प्रभावित किया था। 1857 के विद्रोह से लगभग 75 साल पहले ये क्रांतियां हुई थी। अमेरिका की क्रांति में इसी ब्रिटेन की शक्ति को क्या किया गया था? इसी ब्रिटेन की शक्ति को अमेरिकियों ने उखाड़ फेंका था। शोषण की दास्तान को समाप्त करने के लिए अमेरिकियों ने भाई नारा दिया था ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी कर नहीं। तो लगा कि भाई अमेरिका अगर 1776 में इसी अंग्रेजों को अपने देश से खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। और अंततः क्या होता है? अंततः उनकी शक्ति, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति है, उसके विरोध में 1857 का विद्रोह होता है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। भारत को भी क्या चाहिए था भाई? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता चाहिए था। अगर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए तो जो नस्ली आधार पर असमानता था, भारतीयों का शासन होगा तो समानता मिल जाएगा। और अंग्रेज नहीं रहेंगे तो भाई सदियों से हम एक साथ रहते आ रहे थे, हमारे अंदर ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था, बंधुत्व की भावना थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है अमेरिका और फ्रांस की क्रांति ने भी 1857 के विद्रोह को प्रेरित किया था। चलिए, मेंस में अगर पूछ दिया ये प्रश्न तो आपको कैसे अप्रोच करना है। किताब में आपको ये वैचारिक कारण नहीं मिलेगा। किताब में आपको ये बाह्य कारण जो है उसमें केवल अफगान वॉर मिलेगा, अमेरिका और इसका नहीं मिलेगा, फ्रांस की क्रांति का नहीं मिलेगा। तो कारण का पक्ष समाप्त हुआ। फटाफट मुझे बताइए, कोई डाउट है, कोई समस्या है, या अगर क्लियर है तो उसका भी फीडबैक मुझे दीजिए। फटाफट मुझे बताइए भाई कि कहीं पे कोई डाउट है या क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अच्छी बात है बेटा। याद करने का कोई जादुई बेटा ऐसा काढ़ा या जड़ी बूटी नहीं बना हुआ है, बनेगा तो मैं बताऊंगा कि उसको पी लीजिए और उससे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, हम लोग कहां पे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, विद्रोह का प्रसार, 1857 का विद्रोह और उसका प्रसार कैसे हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह की शुरुआत पहले देख लेते हैं। विद्रोह की शुरुआत फरवरी में ही, फरवरी 1857 से ही चाबी लगे कारतूस का जो है वो सैनिक जो रहते हैं, बंगाल के जो सैनिक रहते हैं, वो विद्रोह करना शुरू कर दिए रहते हैं। अब क्या होता है? 29 मार्च की घटना रहती है। 29 मार्च 1857 को 34 नेटिव इन्फेंट्री है, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है, और इसके सैनिक कौन है? इसके सैनिक मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे हैं। बैरकपुर सैनिक छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे रहते हैं। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले रहते हैं। चर्बी लगे कारतूस की घटना से नाभी पांडे हैं भाई, मतलब जो कहा जाता है ना कि मांस मदिरा का सेवन अगर आज भी हमारे समाज में कोई नहीं करता है, ब्राह्मण वर्ग, सॉरी मदिरा नहीं, मांस का प्रयोग नहीं करता है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत रहती है। कई दिनों से लगातार पूछ रहे थे कि क्या जो ये मैं बातें सुन रहा हूं कि गाय की चर्बी लगा हुआ है सही है। जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं उसे टालते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है एक दिन इनके कोई साथी रहते हैं, इनको जाकर के वो कारखाना ही दिखा देते हैं जहां पे गाय की चर्बी से वो बन रहा होता है, और अपने 2 सीनियर अधिकारियों की ये क्या करते हैं? हत्या करते हैं। ब्रिटिश अफसर की हत्या करते हैं। और यहीं से क्या है, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत किया। आनंद फानंद में क्या है, अधिकारी की हत्या कर दिया जाना भाई अंग्रेजों के लिए भी बहुत बड़ी घटना रहती है। इसी को मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी में गलत फैक्ट दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ आंकड़े वहां पर भी आपको गलत मिल सकते हैं। तो इन्होंने हत्या 29 मार्च को किया था। इनको फांसी पे कब लटकाया गया?
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, फांसी दिया गया। आनंद फानन में फांसी देने का कारण क्या था? इतनी कठोरता के साथ इनके साथ व्यवहार किया जाए कि अन्य सैनिकों के सामने वो एक नजीर बन जाए, वो एक उदाहरण बन जाए। और इस तरीके से क्या है, अरे एनसीईआरटी पढ़ना है वेदांश, बेटा एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना, मेरे ऊपर भरोसा है, अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ये उस जमाने में जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री निशा का प्रश्न है कि ये क्या होता है। उस जमाने में ये अपने अपने इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक को कहा जाता है, उसका नामकरण करते थे, ठीक है, बटालियन जैसे होता है उस बटालियन का नामकरण करते थे। वैचारिक कारण जो इसके पहले था मयंक, जो है वो सोच के स्तर पे होता है ना, सोच के स्तर पे कोई आपको हमेशा आकर के ये कहे कि आप एकदम निकम्मे हो, आप एकदम गंवार हो, आप एकदम से जाहिल हो, आपके अंदर भी विद्रोह की भावना जगेगी। वही काम वो व्हाइट मैन वर्डिंग थ्योरी के तहत कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग मंगल पांडे को क्या होता है, फांसी की सजा दिया जाता है। आनंद फानन में दिया जाता है 29 मार्च और 8 अप्रैल, लगभग एक सप्ताह में। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये विद्रोह को वहीं पे समाप्त कर देना चाहते थे ताकि अन्य जो इन्फेंट्री है उसमें विद्रोह न फैलने पाए। बाद में चलकर के 34 नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि मामला क्या है, मामला रफा दफा हो गया। क्यों? क्योंकि 8 अप्रैल के बाद कोई सुगबुगाहट नहीं होती है। मामला कहां का है भाई? बैरकपुर सैनिक छावनी बंगाल में है। परंतु महीने भर बाद 8 अप्रैल को फांसी दिया गया, महीने भर बाद मंगल पांडे की घटना कहां पे थी? बंगाल में थी। इनकी घटना जो है बंगाल में रहती है। फांसी दे दिया गया है अप्रैल में। 10 मई का दिन रहता है। जगह कौन सा है? मेरठ की सैनिक छावनी है। दिन कौन सा है? 10 मई है। और मेरठ में क्या होगा? यहां की सैनिक छावनी चर्बी लगे कारतूस के विरोध में विद्रोह करती है। अंग्रेजों को लगा कि मामला क्या है, मामला रफा दफा है। क्यों? क्योंकि 8 अप्रैल के बाद कोई सुगबुगाहट बंगाल में नहीं हो रहा है। परंतु मई में क्या है, वो उनका लाइन सुने होंगे ना, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इनको लगा कि मामला रफा दफा हो गया, लेकिन धर्म इतना संवेदनशील मामला है कि सैनिक कतई तैयार नहीं थे भाई कि भले फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन चर्बी लगे, वो भी गाय की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग तो कतई नहीं करेंगे। और ये क्या है भाई? ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति है। कई बार मैं कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों का था, इनके सूरज का अस्त नहीं होता था। उनके सामने भारतीय सैनिक क्या है भाई? मुट्ठी भर है। फिर वही है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर दी है। भले मुट्ठी भर है, लेकिन क्या है भाई? बूदों ने, मतलब उनकी शक्ति के सामने क्या है? बूदों ने बगावत कर दी है, अब दरिया तेरी खैर नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है भाई? कहने का अर्थ है कि इनको लगा कि मामला रफा दफा हो गया, परंतु जो है 10 मई को फिर से मेरठ में जो है, और मेरठ के जो घृणा की भावना रहती है, जो विद्रोह की भावना रहती है, समस्त अंग्रेजों को मार दिया गया। जितने भी सरकारी कागजात रहते हैं उसे जला दिया जाता है। जो भी राजनीतिक कैदी रहते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है। परंतु सैनिकों को यह एहसास था कि जो री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है या काउंटर जो रिटेलिएशन है, अंग्रेज फिर से आएंगे। अंग्रेजों के पहले भारत में किसका दौर था भाई? भारत में मुगलों का दौर था। एक अगर औरंगजेब को हटा दीजिए तो किसी भी मुगल शासक में अपवाद की घटना को छोड़ दिया जाए तो कोई धार्मिक उन्माद वाली चीजें नहीं थी भाई। शहंशाह अकबर थे, अकबर ने क्या किया? पूरे जीवन सुलह कुल की नीति पे चले। तो मुद्दे की बात क्या है कि मेरठ के जो विद्रोही सैनिक रहते हैं, इनको लगता है कि इन अंग्रेजों से बेहतर तो मुगल बादशाह थे। ये मेरठ से क्या करते हैं? मेरठ से कूच करते हैं और 11 मई को कहां पे आ जाते हैं? 11 मई को दिल्ली आते हैं। और दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन रहते हैं? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते हैं। विपिन चंद्र की हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय वाली अगर जो स्टैंडर्ड बुक है वो वाला पढ़ेंगे, वो पहली लाइन, किताब की पहले चैप्टर की पहली लाइन यहीं से शुरू ही होता है। 11 मई का सवेरा हुआ ही था, मेरठ से सैनिकों के कदम चाल से दिल्ली के लोगों में आहट। इस तरीके से जैसे कोई नॉवेल होता है, उस नॉवेल की कहानी की तरफ चैप्टर शुरू ही होता है। तो मेरठ से सैनिक कहां पे कूच करते हैं? मेरठ से दिल्ली कूच करते हैं। और इस तरीके से आप उज्जवल आ जाइए। आप कहां? दिल्ली में ही रहते हैं। अगर दिल्ली में ही रहते हैं तो आप जो मुखार्जी नगर का PWOnly का ऑफिस है वहां पे आ जाइएगा। ये वीडियो का क्लिप दिखा दीजिएगा कि अनिल सर ने कहा है कि बात करा दीजिए। क्योंकि आप बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तन मन और मतलब हर क्लास में आपका जो वो रहता है, तो ऐसा हम लोग कोई भगवान नहीं है कि मिल नहीं पाएंगे।
आप ही लोग की तरह सामान्य इंसान है। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो ऑफिस में आ जाइए, ऑफिस में आकर के बोल दीजिएगा कि सर से मिलना है, अगर मना करेंगे तो वीडियो क्लिप दिखा दीजिएगा, वहां से वो फोन पे कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है जिस हिसाब से क्लासेस की टाइमिंग होती है उसके बाद मिला जा सकता है, 5-10 मिनट में मिला जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो मेरठ से सैनिक कहां पे आ गए भाई? मेरठ से दिल्ली में आ गए। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन रहते हैं? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते हैं। मुगलों की हालत मैंने बक्सर के युद्ध से ही बता दिया था कि मुगलों की हालत भाई, एक दौर था कि वो शहंशाही हिंदुस्तान हुआ करते थे, एक दौर ऐसा आया कि मुगल क्या हो गए, मुगल अंग्रेजों के पेंशनर हो गए और अकबर द्वितीय के समय में आकर के वो पेंशन भी बंद हो गई। मुगलों के पतन वो कहानी सुन चुके हैं। तो गुमनामी का जीवन जी रहे थे बहादुर शाह जो जफर रहते हैं, बहादुर शाह जो द्वितीय रहते हैं, वो गुमनामी का जीवन जी रहे थे। और मुगलों की सीमा कहां से कहां तक रह गई थी? ऐसा कहा जाता था कि ये आलम से पालम तक। मुगल बादशाह को आलम पनाह कहा जाता था। तो आलम मतलब आलम पनाह कहां पे है? यही जो चांदनी चौक पे लाल किला है, और आलम से पालम मतलब चांदनी चौक से पालम बंदरगाह है जो दिल्ली का सॉरी बंदरगाह नहीं, जो एयरफोर्स है, क्या कहेंगे भाई, एयरपोर्ट जो है पालम एयरपोर्ट ही कहा जाता है। मतलब समूचे दिल्ली के भी बादशाह नहीं रह गए थे, दिल्ली के एक हिस्से के बादशाह रह गए थे। तो ऐसे गुमनामी का जीवन जीने से अच्छा इनको लगता है कि भाई जब सैनिक विद्रोह कर चुके हैं तो क्या है, समर्थन करना पड़ेगा। और जैसे ही बहादुर शाह द्वितीय ने समर्थन दिया, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जो दबी हुई, जो कह सकते हैं कुंठा होती है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो सदियों से दबा हुआ जो गुस्सा रहता है, अभी होता है भाई जब मुगल बादशाह विद्रोह कर दिए तो, और इस तरीके से क्या होता है, इस विद्रोह का तेजी से प्रसार होता है। तो आइए हम लोग कहां पे विद्रोह की शुरुआत हो गया, विद्रोह के प्रसार पे आते हैं। विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार। अब विद्रोह का प्रसार अभी मैंने कहा दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर हैं। लखनऊ में कौन है? लखनऊ में बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल ब्रिटिश काजी को संरक्षण दे रही थी। कानपुर में कौन है? तो कानपुर में नाना साहब हैं। देन आफ्टर जो है इलाहाबाद में कौन है? इलाहाबाद में लियाकत अली हैं। बरेली में कौन है? तो बरेली में खान बहादुर खान है, खान बहादुर खान है। आरा जगदीशपुर में कौन है? आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह है। ग्वालियर में कौन है? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई हैं। असम में कौन है? असम में गोमधर कुंवर हैं, गोमधर कुंवर राजा रहते हैं, दीवान जो रहते हैं मनी राम दत्त रहते हैं, असल में ग्राउंड पे ये नेतृत्व कर रहे थे। उड़ीसा में कौन है? उड़ीसा में सुरेंद्र साई हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैंने आपसे कहा ना कि जंगल के आग की तरह ये घटना फैलती है कि बहादुर शाह जफर ने जो है विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया है। और देखते ही देखते क्या होता है भाई, देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्र पर विद्रोह जो है, अब क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या बरेली, क्या प्रयागराज, क्या ग्वालियर, क्या उड़ीसा, क्या आसाम और क्या जगदीशपुर, हर जगह पे विद्रोह की आग फैल चुकी है। और अंग्रेजों से घृणा की भावना इतनी कि जहां पर, और हर जगह पे शुरुआती दिनों में विद्रोह सफल रहता है। लखनऊ में भी वही, दिल्ली में भी क्या होता है, सारे अंग्रेजों को मार दिया जाता है। वही हाल लखनऊ में होता है, लखनऊ में भी सारे अंग्रेजों को मार दिया जाता है। कानपुर में तो आलम यह रहता है, कानपुर वाला मैंने ना साफा, कानपुर में आलम यह रहता है कि जो कत्लेआम अंग्रेजों का होता है, प्रयागराज तक गंगा का पानी लाल रहता है। तो एक तरीके से क्या लग रहा था, एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि विद्रोह की अग्नि जो है, दावा नल कहा जाता है, दावा नल जो बड़ा आग का सोला जिसे कहा जाता है ना, विद्रोह की अग्नि दावा नल हो गया है और ये दावा नल समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को खा जाएगा। इन सारे विद्रोहियों में एक जो केंद्र है वो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। ग्वालियर में कौन है? ग्वालियर में पहले झांसी से कहेंगे, झांसी जो है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, बाद में वो ग्वालियर पे भी वो करती है। तो झांसी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आज भी पढ़ लीजिए ना तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति रहती है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रहता है। उसके अनुसार यदि जो है आपका अपना बेटा नहीं है तो गोद निषेध नियम रहता है। किसी दूसरे के बेटे को अगर गोद लिए हुए हैं तो उसे ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देगी और वो रियासत क्या हो जाएगा, वो रियासत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला झांसी के साथ हो रहा था।
पति की अकाल मृत्यु हो चुकी थी, अपना जो पुत्र रहता है 5 साल की उम्र में पुत्र मर गया था, उसी की शोक में माना जाता है कि जो इनके पति रहते हैं, जो पुत्र की अकाल मृत्यु हुई थी, पति का भी देहांत हो जाता है। पुत्र की जब मृत्यु हुआ था तो भाई के बेटे को इन लोगों ने गोद लिया हुआ था। अब भाई अपना पुत्र भी मर चुका है, अपने पति भी मर चुके हैं, जिनको गोद लिया गया उसे अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं दे रही है। मणिकर्णिका ये बनारस की रहने वाली थी, बचपन का नाम मणिकर्णिका रहता है। साहस और शौर्य के गुण कूट कूट के भरे हुए थे। जब अंग्रेजों का ये फरमान आता है तो ये ललकारती हैं और कहती है कि मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजी सेना आती है, उससे लड़ती है, और जो इनका शौर्य और जो इनका कौशल और जो इनका युद्ध के मैदान पर, क्या है भाई, महिला है ना, और भारत की महिलाओं के बारे में भाई पहले से ये प्रसिद्ध उक्ति था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। द वुमेन्स वेर कंसीडर्ड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। इन्हें समाज में अबला मतलब कमजोर समझा गया। रानी लक्ष्मीबाई क्या भाई महिला है, लेकिन ललकार रही है। वो भी लाइन पढ़े होंगे, घायल होकर स्मित भागा उसे हुई हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्मित को एक ही तलवार मारी थी और वो अपना तोप गोला बारूद सब नदी में फेंक के भागा था। तोप गोला बारूद सब नदी में फेंक करके भागा था। घायल हो स्मित भागा उसे हुई हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। स्मिथ के बाद कौन आता है? स्मिथ के बाद जनरल रॉड्रिक्स आता है। जनरल रॉड्रिक्स जब भारत से गया तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी और कहा कि अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय का युद्ध के मैदान, खुद रॉड्रिक्स उनसे, स्मिथ के बाद रॉड्रिक्स आया। और रॉड्रिक्स रानी लक्ष्मीबाई के जब युद्ध के मैदान पर उनकी शौर्यता और उनके साहस को देखता है तो क्या कहता है? अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अंग्रेजी सेना है ना, जो आईएएस आप बनेंगे उसी को अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस कहा जाता था। आज भी 2 साल की ट्रेनिंग आप लोग को दी जाती है। आज भी अब घोड़ों का जमाना नहीं रहा, आज भी आप आईएएस की ट्रेनिंग लबासना में आज भी घोड़े की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। What was the basic difference with the British Army? They were the trained and the skilled army. अंग्रेजी सेना का मतलब क्या भाई? उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग होती थी। और जनरल रॉड्रिक्स अपनी आत्मकथा में क्या कहता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग में हम लोगों को यही सिखाया गया था कि युद्ध के मैदान पे भावनाएं साथ नहीं होना चाहिए, युद्ध के मैदान पे इमोशन साथ में नहीं होना चाहिए। अद्भुत, ये महिला जो है वो अद्भुत थी। जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया कि युद्ध के मैदान पे इमोशन नहीं होना चाहिए, ये अपने बेटे को अपने पीठ पे बांध करके युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ती थी। असंभव क्या था भाई? असंभव कहता है कि हम लोगों को सिखाया गया ट्रेनिंग में कि घोड़ों को क्या है, घोड़े की एक लगाम को उसमें रखिए और एक हाथ में वो रखिए, तलवार होनी चाहिए। कहा रानी लक्ष्मीबाई जो है दांतों से घोड़े के लगाम को खींचती थी। आगे क्या कहता है कि युद्ध के मैदान पे हमें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया कि एक हाथ में प्रहार होना चाहिए। प्रहार मतलब कि एक हाथ में अगर अटैक होना चाहिए तो दूसरे हाथ में डिफेंस होना चाहिए। अटैक मतलब एक हाथ में अगर तलवार है तो बचाव के लिए दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? ढाल होना चाहिए। और कहा कि इस सारे सिद्धांत को ही उलट दी थी। पीठ पे अपना बेटा, दोनों हाथों में तलवार होती थी और घोड़े की लगाम दांत पे होती थी। और कल्पनीय क्या था भाई? मतलब हर चीज को मैं आप लोगों से कई बार कहा हूं कि सारा खेल क्या है? सारा खेल मन के हारे हार और मन के जीते जीत का है। वो साहस और वो विश्वास कहां से था? सलाम उस साहस और सलाम उस विश्वास को। दोनों हाथ में तलवार और बेटा पीठ पे, मतलब ये कॉन्फिडेंस था, ये विश्वास था कि जब तक जिंदा रहूंगी ये शत्रु की तलवार मेरे बेटे को छू नहीं सकती है। ग्वालियर का किला, अगर ग्वालियर के कुछ बच्चे होंगे या कहीं अगर आप गए होंगे तो जाइए वहां पर। ग्वालियर का किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत मजबूत किला है। तो रॉड्रिक्स कहता है कि हम लोग सोचे कि एक लक्ष्मीबाई कितना लड़ेगी, उसी को घेर लेते हैं, इसे इंसल्टिंग पॉलिसी कहा जाता है। कहा गया भाई सेना में साहस अकेले जो भर रही है वो लक्ष्मीबाई भर रही है, तो उसे ब्रिटिश सेना ही घेर ले। घोड़े से कहां तक भागेगी, उसे घेर लिया जाए। कहता है जब जब हम लोग घेरने का प्रयास किए वो बिजली की रफ्तार से मनुज नहीं वह अवतारी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई प्रशिक्षित अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना और कह रहा है कि पहले से हमारी प्लानिंग भी बना थी, इसे घेर लेंगे, चारों तरफ सैनिक घेर लेंगे, अकेले कहां तक जाएगी? कहते थे जब ब्रिटिश सेना जाकर घेरने का प्रयास करती थी बिजली की रफ्तार से मारते हुए सैनिकों को और चिरते हुए घोड़े से निकल जाती थी। स्मिथ गए, रॉड्रिक्स भी चले गए, उनसे भी बाल बाका नहीं हो पाया। अब किसे बुलाया गया भाई? तो साम दाम दंड भेद में जो निपुण था यूरोज को बुलाया गया। यूरोज भाई लक्ष्मीबाई के चर्चे सुन चुका था, पहले से सुन चुका था किस तरीके से स्मिथ को उसने हराया, किस तरीके से रॉड्रिक्स सफल रहा। यूरोज की भी एक नहीं चल पाई। यूरोज भी जो निपुण था, हर कला में पारंगत है, एक नहीं चल पाया। कभी कभी कहा जाता है भाई, मैंने शुरू से ही कहा ना, अंग्रेज मुकद्दर के सिकंदर थे। मुकद्दर का सिकंदर प्लासी के युद्ध में बताया था, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि धोखा था। मुकद्दर के सिकंदर थे कि मराठा जो सबसे बड़ी शक्ति थे, मराठों का पतन हो गया और उसी समय क्या हुआ? प्लासी मिला और बेदारा जीते, वाणिवास जीते।
जिस दिन लक्ष्मीबाई मारी गई उस दिन उनका घोड़ा उनके साथ नहीं था। चेतक की कहानियां तो आपने बहुत सुनी है ना, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक भैया निराला था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम राज रतन था। जिस नाले में जाइए, कभी मौका हो तो वीरों की धरती को भी कभी कभी जाके नमन कर लीजिए। कभी अगर 1000-2000 रुपए हो तो वीरों की धरती को भी जाके नमन कर लिया कीजिए। यही बगल में ग्वालियर 5-6 घंटे का रास्ता है, और वही ग्वालियर का जो किला है उसी के आगे बढ़ेंगे तो वो नाला भी दिखेगा। वैसे वैसे नाले को, अगर उस दिन रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा उनके साथ आता तो वैसे वैसे नाले को तो वो एक लगाम पे पार करता था। दुर्भाग्य था रानी का कि उस दिन उनका घोड़े का स्वास्थ्य खराब था, या घोड़ा घायल था, उस दिन घोड़ा उनके साथ नहीं था। दूसरे के घोड़े से लड़ रही थी, और जब वहां से निकलती है तो घोड़ा जाके नाले में फंस जाता है। बार बार घोड़े को लगाम देती थी कि नाला क्रॉस करे, लेकिन घोड़ा पार कर ही नहीं पा रहा है। इतने में ह्यूरोज आया, और ह्यूरोज ने युद्ध की सारी नैतिकता को टाट पे रख करके सीने पे नहीं, पीठ में पीछे से गोली मारा था। जब गोली लगा तो किसी तरीके से वो वहां से निकलती है। बगल में गंगाधर मठ है, जाएंगे तो वहीं पर उनकी मसाल जलती है। गोली लगा हुआ है, किसी तरीके से वो वहां से निकलती, गंगाधर मठ में जाती है। हमारे यहाँ पे हिंदू परंपरा में, आप लोग भी शायद जानते होंगे, अंतिम समय में तुलसी और गंगा जल, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो मुख में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। इन्हें भी, लक्ष्मीबाई को भी अंतिम समय लगता है कि गोली लगा हुआ, बचूंगी नहीं। तो वहां के मठ के जो साधु रहते हैं उनसे कहते हैं कि 2 बूंद गंगा जल और तुलसी डाल दीजिए। भाई छल से मारा था, पीठ पे गोली मारा था। इतने में अंग्रेजी सेना क्या होती है, अंग्रेजी सेना आकर उस मठ को पूरा घेर लेती है। लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती हैं और कहती है कि अगर लेस मात्र की लज्जा, लेस मात्र की अगर नैतिकता तुम लोगों के अंदर होगी तो जीते जी मुझे छू तक नहीं पाए थे। लक्ष्मीबाई कहती है कि अगर लेस मात्र की लज्जा और लेस मात्र की नैतिकता अगर तुम अंग्रेजों के अंदर है तो जीते जी मुझे छू नहीं पाए थे। मरने के बाद मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करना, मरने के बाद कोई अंग्रेज हमारे मृत शरीर को भी छुएगा। और ह्यूरोज का बड़ा ही फेमस कथन है, कि ह्यूरोज का ही कथन है कि 1857 के विद्रोह में यदि कोई मर्द था तो वो एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी, जो हमारे सामने मृत पड़ी हुई है। ह्यूरोज उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है और वहीं पे उनको अंतिम मुखाग्नि दिया गया। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि 1857 में बलिदानियों की कथाएं हैं। दिल्ली पर तो कुछ ही महीने में 11 मई को दिल्ली में विद्रोह होता है, सितंबर में 20 सितंबर के आसपास में दिल्ली पर जो है कब्जा हो जाता है। संपूर्ण विद्रोह को दबाने में समय लगता है। 1858 तक लगभग ये नियंत्रण में कर चुके थे, पूर्णतः 1859 में ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। सबसे ज्यादा अंग्रेजों को खुन्नस बहादुर शाह जफर से रहती है। बहादुर शाह की बेटी, और बेटी को तो खुलेआम जो है गोली मार दिया जाता है। हुमायूं का जो मकबरा यही है, दिल्ली में ही है, उनके बेटों को मार दिया जाता है। इन्हें निर्वासित करके कहां भेज दिया जाता है, इन्हें निर्वासित करके बर्मा भेज दिया जाता है, और वहीं पर लगभग 1862 में इनकी गुमनामी में मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय नाम क्या था भाई, जफर है। ये जफर नाम से शायरी लिखा करते थे। बहादुर शाह द्वितीय, इनको जफर क्यों कहा जाता था, जफर नाम से ये शायरी लिखा करते थे। इनकी आज भी कब्र वही बर्मा म्यांमार में है, और उस कब्र पे इनकी ही लिखी हुई जो शायरी है, उस कब्र पे वो शायरी लिखी हुई है। शायरी के बोल जरा आप लोग सुनिएगा। रंगून वही बर्मा में ही रंगून है। शायरी के बोल है, ना किसी के, उनके कब्र पे लिखा हुआ है, ना किसी की आंखों का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चराग। ना किसी की आंखों का, ये तन्हाई जो है, जो अरे अपना वतन जिस दिन आप भारत छोड़ के जाएंगे विदेश ना, आज लगता है भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत कैसा है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहा जाता है। जिस दिन अपना वतन छोड़ के जाएंगे ना, उस दिन पंकज उधास साहब का जो वो गाना है ना, चिट्ठी आई है आई है आई है। अपना देश छोड़ने के बाद अपना जो गांव होता है, अपना जो शहर होता है, अपना जो देश होता है ना, अपने लोगों की जो मोहब्बत होती है उनको खोने के बाद उसका महत्व समझ में आता है। अपने देश से भाई क्या है, रंगून में है, तन्हाई में है, वहां पे कौन इनको जान रहा है कि संसार हिंदुस्तान है। अपने बेटे और बेटियों को आंखों के सामने मार दिया गया। जो तन्हाई का आलम है, उस तन्हाई के आलम के वो जो जज्बात हैं, वो जज्बात हैं ना किसी की आंखों का, अरे भाई भारत में तो क्या था, संसार हिंदुस्तान है, भले राजा रजवाड़ा नहीं, लेकिन सम्मान तो वही था। ना किसी की आंखों का नूर हो, रंगून में कोई इनको जानने वाला नहीं था, ना किसी के दिल का करार हो। और वो तन्हाई और वो निराशा जो है, नेतृत्व सबसे पहले बहादुर शाह ने स्वीकार किया था। जो किसी के काम ना आ सका, 1857 की विफलता की वो खामोशी है, वो मायूसी है। जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चराग हूं। इनके बारे में बताया था, नाना साहब जो रहते हैं, ये भी दत्तक पुत्र रहते हैं। पेशवा बाजीराव जो सेकंड रहते हैं, उनके डॉक्टर चाइल्ड है, डॉक्टर ऑफ लैब्स में, इनकी भी पेंशन बंद हो गई थी। ये नेपाल चले जाते हैं, और नेपाल जाने के बाद फिर इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरीके से नाना साहब को तांत्या टोपे उनके बड़े घनिष्ठ सहयोगी रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को भी सपोर्ट किए थे। जब कानपुर अंग्रेज जीत लेते हैं तो लक्ष्मीबाई को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। तांत्या टोपे मुखबिरी में पकड़े जाते हैं और उनको भी मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या है भाई, कुल मिलाकर के विद्रोह का जो परिणाम है, विद्रोह का परिणाम क्या है, विद्रोह का परिणाम
विद्रोह असफल रहा, विद्रोह असफल रहा। हजारों हजार ने अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी ये विद्रोह असफल हुआ। चलिए यहां तक बताइए, कोई डाउट भाई? यहां तक का मुद्दा सही है? कुछ फैक्चुअल डेटा है, वो फैक्चुअल डेटा आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, मैं वो करवा दूंगा। यहां तक का मुद्दा बताइए, कोई डाउट है? चलिए भाई, तो अब अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं। मजा आ गया? चलिए भाई, अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अगला मुद्दा है कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच लेड टू द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह भाई, एक प्रश्न उठता है ना कि जब इतने लोगों ने जान की बाजी लगा दी, इतने सारी जगहों पे विद्रोह की अग्नि फैल रही थी, आखिर विद्रोह असफल क्यों हो गया? फिर से वही कहानी, भारतीय इतिहास को समझना है, एक लाइन याद कर लीजिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो असफलता का कारण क्या है? असफलता का कारण कुछ अपनी कमियां हैं और कुछ अंग्रेजों की विशेषताएं हैं। अगर मेंस का उत्तर लिख रहे हैं तो मेंस के उत्तर को लिखते समय इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या है? पहला जो है भारतीयों की कमियां, द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियंस इट लेड टू द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट। और अगला क्या है? अगला अंग्रेजी शासन की विशेषताएं। तो अधिकांश जो भारतीयों की कमियां होगी वही इनकी विशेषताएं होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीयों की कमियां क्या है। भारतीयों की कमियां क्या है? भारतीयों की कमियां क्या है? व्हाट वर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियंस। तो भारतीयों की कमियां, सीमित भौगोलिक विस्तार है, विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार। अगला जो है विद्रोहियों में एकता की कमी। अगला जो है जमींदार वर्ग अंग्रेजों के प्रति ही अपनी निष्ठा बनाए रखे थे। अगला जो है भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने समर्थन नहीं दिया। अगला कारण जो है भारतीयों की परंपरागत युद्ध पद्धति। अगला जो है विद्रोह का सुनियोजित नहीं होना। अगला जो है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तो इतनी सारे कारण आप भारतीयों की तरफ से देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा। तो पहला मुद्दा है भाई सीमित भौगोलिक विस्तार। सीमित भौगोलिक विस्तार मींस कि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। देयर वाज द लैक ऑफ द नेशनलिज्म। कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों ने समझा ही नहीं। यहां पर तो सब जो है, हर रियासत एक देश समझा जाता था कि वो एक दूसरा देश है, हम एक दूसरा देश है। तो क्या था, मात्र कुछ केंद्रों पर ही क्या हुआ? मात्र कुछ केंद्रों पर ही विद्रोह हुआ। जब विद्रोह मात्र कुछ केंद्रों पर हुआ, और अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज जो है वो समूचे भारत में है। अंग्रेज समूचे भारत में थे। क्या करते हैं? समूचे भारत से ब्रिटिश सेना को बुलाते हैं और बुला करके विद्रोह के केंद्र पर लगा देते हैं। अभी मैंने कहा भाई ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिका में राष्ट्र की भावना 1776 में ही आ गई। हमारे यहां पे 1857 हुआ, परंतु राष्ट्रीय अस्मिता जो है इसका भान ही नहीं था। कहा जाता है भाई ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे।
जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो। ऐसी भावना थी नहीं कि देश भूमि है, ये हमारा अपना भारत है, यहाँ पर अपनी डफली और अपना राग। सब हीरो हुए थे। जो वो कौन सा गैंग्स ऑफ वासेपुर कम मूवी देखे होंगे शायद, गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो कहते हैं कि सिनेमा में सबके दिमाग में अपना अपना पिक्चर चल रहा है। सब बाहुबली हुए थे, सबको लग रहा था कि बस मैं अकेले काफी हूं, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकूंगा। इन्हें लग रहा था कि इनके जिले में, इनके जो रियासत में 2-4 हजार अंग्रेज है, बस वही अंग्रेज है, बाकी तो दुनिया अंग्रेजों से खाली है। तो मुद्दे की बात क्या है कि ये कभी भी राष्ट्र के रूप में समझे ही नहीं। परिणाम क्या होता है? पूरे भारत से बर्मा से सैनिकों को बुलाया जाता है। क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था 1854 से 1856। क्रीमिया से सैनिक आ जाते हैं, वहां से जो लौटे हुए सैनिक हैं उनको भेज दिया जाता है। और अंततः क्या होता है? by the certain geographical expansion, it was the limitation of the revolt of 1857 and ultimately it proved in failure. अगले पर आते हैं भाई, विद्रोहियों में एकता की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एकता क्या है? एकता में शक्ति है। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। एक और एक मिलकर के 2 नहीं, ये देखिए सामने, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। यहां पर आपस में कोई कम्युनिकेशन, आपस में कोई संवाद, आपस में कोई संचार है ही नहीं। सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। और क्या होता है? यही एकता, जब जब भारत टूटेगा तब तब कोई परदेशी आकर हमको लूटेगा। अब पूरे भारत के इतिहास को पढ़ लीजिए, कभी भी विदेशी आक्रमण तभी सफल हुआ जब हमारे अंदर एकता का अभाव था। तो क्या है भाई? विद्रोहियों में एकता की कमी, इनकी असफलता का कारण। भारत का जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग के जो हित थे ब्रिटिश शासन के साथ थे। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें जमींदारों को 1/10 भाग, या अंग्रेज जो इनको समर्थन भी करते थे। क्यों? क्योंकि ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते थे। तो जमींदार वर्ग के हित किसके साथ थे? जमींदार वर्ग के हित। जमींदार वर्ग को भी नहीं लग रहा था कि हमारा राष्ट्र है, राष्ट्रीय चेतना इनके अंदर भी नहीं है। तो क्या होता है? जमींदार जो भारत का शक्तिशाली वर्ग है वो लड़ा ही नहीं, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा। तो अंततः क्या होता है? अंततः विद्रोह असफल होता है। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने समर्थन नहीं दिया, कुछ कमियां भी थी। हमारे यहां पर स्वतंत्रता की भावना नहीं थी, कोई भी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था। सब अपनी अपनी रियासत के लिए लड़ रहे थे। कोई देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपनी अपनी रियासतों को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका में लोग लड़े तो स्वतंत्रता है, अमेरिका में लोग लड़े इसलिए नहीं लड़े कि फिर से राजाओं का दौर आ जाएगा। The character of the American Revolution, it was the progressive, but the character of the revolt of 1857, it was regressive, not progressive, it was regressive. हमारे यहाँ पे प्रगतिशील सोच नहीं था, हमारे यहाँ पे पश्चिगामी सोच था। पश्चिगामी सोच मतलब क्या? पश्चिगामी सोच मतलब कि देश में लोकतंत्र लाने के लिए नहीं लड़ा जा रहा था कि अंग्रेज को हराएंगे तो भारत एक देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र के बाद लोकतांत्रिक शासन आएगा, जैसा 1947 के बाद हुआ। यहाँ पे सब लोग अपने अपने रजवाड़ा को लाने के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो बहादुर शाह जफर रहे हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई रही हो। तो बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि भाई स्वतंत्रता की भावना है ही नहीं, कोई भावी भविष्य की योजना है ही नहीं, तो बुद्धिजीवी वर्ग ने भी समर्थन नहीं दिया। भारतीयों की परंपरागत युद्ध पद्धति भाई, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, यही युद्ध की तकनीक है। तोप अगर होते भी थे तो कैसे तोप थे? छोटे छोटे तोप होते थे। तानाजी मूवी देखे होंगे, तानाजी में एक नागिन तोप रहती है मुगलों के पास। वो कहने का अर्थ क्या है कि जो तोप भारतीयों के पास थे वो गिने चुने थे और वो भी उसकी रेंज बहुत कम होती थी। दिवाली में बम की तरह 5-10 मिनट चले, उसके बाद शांत हो गए। अंग्रेजों के पास जो रहता है, अंग्रेजों की जो युद्ध पद्धति रहती है, आधुनिक युद्ध पद्धति रहती है। अभी मैंने कहा भाई ना, ब्राउन बैस राइफल की जगह पे कौन सा आ गया टेक्निक? इनफील्ड राइफल आ गई। यहां पे गिने चिन्हों सैनिकों के पास बंदूक होती थी, वहां पे हाथ सैनिक बंदूक से इक्विप्ड है। जमाना बदल गया। देखिए, कहा जाता है ना कि पिक्चर अगर देखते हैं तो पिक्चर मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए। अभी मैंने लाइन बोला भाई ना, निज आन मान मर्यादा का अभिमान रहे। अब भूल जाइए, वो कॉलेज वाले दिन चले गए। अगर सही मायने में आईएएस के प्रतिस्पर्धी के लिए पहले योग्यता भी तो लानी होगी ना। बस आईएएस बनेंगे, आईएएस का कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और आईएएस बन जाएंगे क्या? लाखों इस भीड़ में आईएएस बनते मात्र 700, 800, 900। उसमें 700, 800, 900 में से जो प्रॉपर आईएएस की सीट है वो लगभग 100। 10 लाख में प्रॉपर आईएएस मात्र 100 के लगभग। उसमें भी जनरल कैंडिडेट है तो टॉप 50 में। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये जो कहा जाता है ना कि ये वक्त की गुहार है। एक गाने के बोल है, जरा सुनिएगा नहीं, जरा समझिएगा। ये क्यों हार गए? क्योंकि समय बदला लेकिन हम भारतीय नहीं बदले। वही परंपरागत, वही पुराना तेरा बहाना। और आधुनिक सैन्य साजो सामान से लदे हुए कौन आए थे? यूरोपीय। अरे भाई, नवाब साहब की 50,000 की सेना और 5,000 की अंग्रेजों की सेना ने हरा दिया। जिंदगी का फलसफा सीखना है तो नदी के पानी के साथ सीखिए। नदियां कहे रे धारा,
तुमको चलना होगा। नदी का पानी कभी रुकता है क्या भाई? नदियां कहे कहे रे धारा तुमको चलना होगा, तू ना चलेगा तो चल देंगी ये राहें, और मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुमको चलना होगा। आईएएस का सपना रखे है ना, तो कॉलेज वाली जो मानसिकता है और कॉलेज वाला जो हैबिट है, आदत सी पड़ गई है ना, महीना अरे साल में 3 महीना पढ़ना, जब एग्जाम आ जाता है उसके बाद जिंदगी चल रही है। ये आईएएस का एग्जाम है बाबू। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें। अगर आप नहीं बदलेंगे तो लाखों हैं भीड़ में। आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब नहीं है कि पूरा भारत के जो युवा है वो बैठे हुए हैं। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। आईएएस को तरसती रह जाएंगी निगाहें। समय रेत की तरह है, कब 2-3 साल निकल जाएगा ना, जब नींद से जगेंगे तब तक पता चला कि अब पछताया तो होते क्या जब चिड़िया चुग गई। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। परिवर्तन ही जिंदगी का यथार्थ सत्य है। अलबरूनी ने भी यही कहा था भाई। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया था, उसने कहा कि भारतीयों के ज्ञान विज्ञान का कोई सानी नहीं है, परंतु भारतीयों में अहंकार की भावना है कि उनके ज्ञान विज्ञान जैसा दुनिया में किसी का ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। और यही जिस दिन आप समझ गए कि मैं टॉप पे हूं ना, उसी दिन आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप समझ गए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उच्चतम बिंदु पे पहुंच, उसी दिन से पतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन में ये भाव आ गया कि मैं तो सर्वोच्च हूं। दुनिया में इतने परिवर्तन हो रहे थे, दुनिया में ज्ञान की धरती, दुनिया में विज्ञान की धरती। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। हमने जीरो बताया तो दुनिया को गिनती आई। हमने दशमलव का मान बताया तो दुनिया को गणित आया। हमने पाई का मान बताया तो दुनिया को त्रिकोणमिति और बीजगणित आया। और हमने बताया युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। हमने सूर्य की दूरी बताई। तो यही यूरोपीय देश जो भारत पे कब्जा किए हैं, इनका ज्ञान विज्ञान जो है वो पुनर्जागरण के दौर में सृजित हुआ। बस वही अहंकार की भावना, हम श्रेष्ठ हैं, वो क्या हुआ, हमें परंपरागत ही बनाए रख दिया। और जो यूरोप, अरे यूरोप अंग्रेज क्या है, यूरोपी है। जो यूरोप बाकायदा 10-20-50 साल में, 500 सालों तक क्या था, 500 सालों तक ये अंधकार युग में थे, द डार्क एज ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री। जो यूरोप 500 वर्षों तक अंधकार के युग में था, उस यूरोप में क्या हो गया, उस यूरोप में पुनर्जागरण आ गया। उस यूरोप में तार्किक चिंतन आ गया। उस यूरोप में तार्किक चिंतन से वैज्ञानिक सोच, जो अंधकार में, जो कीचड़ में जकड़ा हुआ था। जब बच्चों यूरोप की सभ्यता पनपी नहीं थी ना, तब हमारे यहां पे 9 गणतंत्रात्मक राज्य फल फूल रहे थे। और हम परंपरागत के परंपरागत रह गए, और वो तो कहा जाता है गुरु गुरु रह गए चिला। जो यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, वो यूरोप क्या हुआ, वो यूरोप धीरे धीरे दुनिया का सबसे विकसित देश बना और पूरी दुनिया पे कब्जा किया। और जो ज्ञान की जननी थी वो परंपरागत ही रह गए, वो ट्रेडिशनल ही रह गए। ये भी हमारी सफलता का कारण रहा। विद्रोह का सुनियोजित नहीं होना, इसीलिए कहा जाता है ना कि बैलों की तरह मेहनत करेंगे, तो बैलों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेहनत सुनियोजित नहीं है, जब तक आईएएस की पढ़ाई में स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन योर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क। Prior to your hard work, this is the essential thing. There must be your well-planned strategy for the UPSC preparation. योजना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या विद्रोह में सब कोई बस मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई प्लानिंग है ही नहीं, कोई योजना है ही नहीं। क्या होगा भाई, असफल ही होंगे। तो ये क्या है, ये विद्रोह की सफलता का कारण है। उसी में आप अंग्रेजों वाले में लगा दीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे परंपरागत युद्ध पद्धति, अंग्रेज की सेना प्रशिक्षित सेना थी, हमारे यहाँ पे सुनियोजित नहीं है। अंग्रेजों का विद्रोह को दबाने का योजना जो है वो सुनियोजित है। तो अंग्रेजों की खूबियां हो गई। चलिए भाई, अब ये भी खत्म हुआ कि हम असफल क्यों हुए। अब आते हैं कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या था। 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या था। व्हाट वेर द मल्टीडायमेंशनल इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्रभाव इसका क्या था। पहला प्रभाव क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन या ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। संसद के अधीन हो गया। अगला क्या है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अगला प्रभाव क्या है, एक नवीन पद वायसराय का सृजन किया गया। अगला प्रभाव क्या है भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक नवीन पद
एक नवीन पद भारत सचिव का सृजन किया गया। भारत सचिव का सृजन किया गया। 1858 के एक्ट को पारित किया गया, को पारित किया गया। अगला जो है 1858 के एक्ट को पारित किया गया। अगला जो है ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारवादी नीति का त्याग किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारवादी नीति का त्याग किया गया। अगला जो है पिल कमीशन का गठन करके, पिल कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन करके विद्रोह के कारणों की पहचान और भारतीय सेना का नस्लीय आधार पर विभाजन किया गया। अगला प्रभाव जो है, कई सारा प्रभाव है। मुस्लिमों के प्रति अंग्रेजी सरकार ने कंजर्वेटिव को क्या कहेंगे, के प्रति पूर्वाग्रह की भावना से प्रेरित होकर इन्हें सरकारी सेवाओं से पृथक रखा। सरकारी सेवाओं से पृथक्करण की नीति। अगला जो है भारतीय समाज के सुधारात्मक कानूनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। तो ये क्या है भाई, ये मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से मैं आपके प्रति अगर कोई भावना बना लो कि ये कहा जाता है ना कि अंग्रेजी शासन की विशेषता अलमा फलक है, कल भी शायद उन्होंने वो किया था, वही चीजें हैं जो भारतीयों की कमियां है, वही अंग्रेजी शासन की विशेषताएं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस पर डिस्कस किया। पूर्वाग्रह का मतलब हरिनाम का प्रश्न है बेटा, इसका मतलब होता है कि आपके प्रति में पहले से कोई धारणा बना लो, ठीक है। तो पहले से कोई धारणा बना लेना क्या है, ये एक एक करके मैं सब समझा रहा हूं, बेचैन आत्मा मत होइए, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या है भाई, ये मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है, इसलिए मैंने लिख दिया, एक एक करके सबको समझाऊंगा। क्या है भाई, 1857 के विद्रोह का परिणाम जले पे मरहम लगाना जो होता है, अमेरिका इनके हाथों से निकल गया था 1783 में ही। 1776 में क्रांति हुआ, 83 में इनके हाथों से निकल गया। अब भारत अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर भारत जिस दिन इनके हाथों से निकलेगा उस दिन क्या है, उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य रेत की तरह भरभरा के ढह जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य में भारत की कभी में बनाया था, लगातार में बन रहा है। भारत इनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे था। भारत से ये चीन पे कंट्रोल रखते थे, भारत से ऑस्ट्रेलिया पे, भारत से बर्मा पे, भारत से नेपाल पे, तिब्बत पे। तो अंग्रेजों की भाई जो कहा जाता है ना, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। एनी हाउ जो कहा जाता है ना, ये इनके प्रकार विद्रोह को दबा ले गए। अब जले पे मरहम लगाना, ये कहते हैं भाई शोषण मैंने नहीं किया, शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त करते हैं। कहते हैं भारतीयों को चैन की सांस लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, अब शासन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। अब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, जले पे मरहम लगाने की नीति है। अगला क्या है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारतीयों से वो जो भी शोषण की यादें हैं उसे हटा देना चाहते थे, तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और एक नवीन पद लाया गया। वही कैनिंग ही गवर्नर जनरल रहते हैं, वही वायसराय भी बनते हैं, परंतु वो शोषण की यादें न रहे, तो कह दिया गया भाई अब नए शासन में आप हैं, संसद के अधीन है, तो नया पद वायसराय होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रहता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रावधान रहता है उसे अब खत्म कर दिया गया, और खत्म करके क्या किया गया, एक नवीन पद भारत सचिव बनाया गया। ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री होते थे। ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री होता था जिसे कह दिया गया कि आप भारत सचिव हैं। अब भारत के जो भी मामले हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार भारत सचिव होगा। तो भारत सचिव एक नया पद बनाया गया। अगला प्रभाव क्या है, एक्ट ऑफ 1858 लाया गया। योर हाइनेस महारानी विक्टोरिया है, तो कहा गया भाई कि कंपनी के शोषण का दौर बीत गया और आपके लिए एक नवीन एक्ट है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, साम्राज्य विस्तारवादी नीति को कह दिया गया कि अब हम किसी भी रियासत पे आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से भारतीयों के भी एक चैन की सांस आती है कि अब
जो कहा जाता है अभी इनका आक्रमण जो है रुक जाएगा। अब बकायदे घोषणा भी कहते हैं कि हम विस्तारवादी नीति का त्याग करते हैं। अगला क्या है भाई, अगला प्रभाव है पील कमीशन और रॉयल कमीशन। पील कमीशन जो था ये विद्रोह क्यों हुआ इसके लिए गठन किया गया, विद्रोह के कारणों की पड़ताल के लिए। तो कारणों में एक कारण उभर करके क्या आया, लॉर्ड कार्नवालिस, जो कहावत सुने ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लॉर्ड कार्नवालिस भाई अपने समय में अमेरिका को खोया था, वहां से फिर भारत में आया। जब भारत में आया तो इसने कहा कि सबसे पहले कार्नवालिस ने ध्यान आकर्षित किया था कि भारतीय जो सेना की संख्या है वो यूरोपियों के सेना से 4 से 5 गुना ज्यादा है। उसने कहा था कि इसे भारतीयों की सेना की संख्या में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाइए, नहीं तो किसी भी दिन ये क्या करेंगे, अरे जो नाम रहता है ना उसी नाम को कमीशन का नाम दे दिया जाए। जैसे हंटर कमीशन, तो डब्ल्यू हंटर रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में हंटर, तो पिल है उनके नाम पर जो है पिल कमीशन है। PIL का मतलब कोई दूसरा नहीं होता है। सबसे पहले कार्नवालिस ने कहा था कि इस रेशियो को कम कीजिए, नहीं ध्यान देते हैं। जब क्या होता है, जब आज ब्रिटिश साम्राज्य विद्रोह की, आज ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बन गया, तब इन्होंने कहा कि पिल कमीशन ने कहा, कानून पड़ताल किया और कहा कि इस रेशियो को कम कीजिए। 1:2 लगभग लेके चले आए। तो पहले 1:4-5 के अनुपात में था, उसे 1:2 में लेकर के आते हैं। रॉयल कमीशन के आधार पर भारतीय सेना को फूट डालो और राज करो की जो नीति कहा जाता है, अब भारत में राष्ट्रवाद की भावना ना आने पाए, क्षेत्रीय भावना हो, जाति भावना हो, नस्लीय भावना हो, इसको बढ़ावा दिया गया। गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इनके अंदर क्षेत्रवाद की भावना, नस्लवाद की भावना, धार्मिक भावना, जाति भावना का संचार किया जाए। अगला जो है, इस विद्रोह में अंग्रेजों ने ऐसा माना कि मुस्लिमों का षड्यंत्र है, दिस वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिमों का षड्यंत्र, भाई अधिकांश जगह पे विद्रोही मुस्लिम ही रहते हैं, चाहे वो ब्रिटिश कादिर हो या लियाकत अली खान है, या चाहे खान बहादुर खान है, या बहादुर शाह जफर है, बेगम हजरत महल है। तो मुस्लिमों को विद्रोही मानते हुए क्या करते हैं, इन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित करते हैं, जिससे अगले 20 वर्षों में क्या होता है, अगले 20 वर्षों में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक हालत बहुत खराब होती है। और फिर वहीं से संप्रदायवाद की शुरुआत, वहीं से फिर आगे की कहानी शुरू होती है, कैसे फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो है, भारतीय समाज के सुधारात्मक कानून, इनको लगा कि सती प्रथा बैन कर दिए, ये भड़क गए, विधवा पुनर्विवाह का नियम पारित किए, ये भड़क गए, तो कहते हैं अब कोई सुधार का कानून लाएंगे ही नहीं। चलिए भाई, तो ये जो है प्रभाव हो गया। अब अंतिम मुद्दे पे आते हैं कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। स्वरूप या इसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो किसी ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, तो किसी ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा, तो किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो किसी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा, तो किसी ने इसे सिपाही विद्रोह माना, और किसी ने कहा कि न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो मोटे रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। विद्रोह का स्वरूप, एक साम्राज्यवादी जो इतिहासकार है वो इसे दिखाते हैं कि अंग्रेज बुरे नहीं थे, भारतीयों के षड्यंत्र के रूप में है। जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादियों का मानना है कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे कि इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में, चूंकि या तो हिंदू विद्रोही रहते हैं या तो मुस्लिम विद्रोही रहते हैं, इट वाज प्रपोज्ड लाइक द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। किसी ने इसे सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष माना। सभ्यता के रूप में वो अंग्रेजों को प्रदर्शित करते हैं, व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी, और बर्बर वो किसे कहते हैं, बर्बर वो भारतीयों को कहते हैं। वो कहते हैं बर्बर लोगों ने सभ्य लोगों के विरुद्ध, बर्बर मतलब भारतीय लोगों ने सभ्य लोगों अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, उनके मध्य संघर्ष था। जो वहां के विपक्ष के नेता रहते हैं, 1857 के विद्रोह के समय में पार्मस्टन जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं, जो विपक्ष के नेता रहते हैं वो डिजरायली रहते हैं। उन्होंने इसे क्या कहा, विपक्ष का काम ही होता है सत्ता पक्ष की आलोचना करना, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे कहा कि ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, ये मात्र सिपाहियों का विद्रोह है, सिपाही म्यूटिनी है। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि नहीं भाई, ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, ये भारत की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। आरसी मजूमदार कहते हैं कि न तो प्रथम था, न तो ये प्रथम विद्रोह था, न तो ये राष्ट्रीय था,
और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो चलिए भाई, यहीं पे जो है ये यूनिट समाप्त होता है। कोई ऐसा प्रश्न जो मेंस का है या कोई ऐसा प्रश्न जो प्री का है जो आप जानना चाहते हैं तो आप फटाफट पूछ लीजिए। ठीक है, ये यूनिट क्या हुआ भाई, एक छोटा सा यूनिट है जो आकर के यहाँ पर समाप्त होता है। कोई भी अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नेपाल कभी गुलाम क्यों नहीं हुआ, ये उनकी अपनी पहाड़ी जो उनकी स्थिति है, वहां से पत्थर भी फेंकिए तो गोली की तरह जाता है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। ये लगातार आप लोग इसका मैसेज करते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इतना इंतजार क्यों, ये मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि पहला संघर्ष 1857 में हुआ, फिर जो है 1947 में हम क्यों हुए। तो जो कहा जाता है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। तो किसी भी चीज का जो कहा जाता है ना रुत आए फल होए, तो वही जो आज हम है ना, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चांद के दक्षिणी पर पहुंचने वाले पहली शक्ति, मंगल पे पहले प्रयास में पहुंच, ये इसलिए है कि थोड़ा सा धैर्य हम लोगों ने रखा। ठीक है, 100 साल क्यों लग गया, 100 साल इसलिए लग गया कि हम लोगों ने जो पेशेंस कहा जाता है, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, अहिंसा के मर्यादा पर चलते हुए आजादी के लिए लड़े, इसीलिए इतना देर हुआ। भले देर हुआ, लेकिन आज का वर्तमान का भारत संवर गया। ठीक है, हम रूस की क्रांति की तरह खून की नदियां नहीं बहाए थे। जब खून की नदियां नहीं बहाए थे तो क्या हुआ था भाई, रूस खून की नदियां बहाया तो रूस 1991 में टुकड़े टुकड़े में बटा। पाकिस्तान भी जो था वो क्या था भाई, डायरेक्ट एक्शन डे की बुनियाद पे बना, 30 साल भी नहीं चला तो भागों में बट गया। लेकिन हम उस मर्यादा का ख्याल रखें, साध्य के साथ गांधी जी के साधन की पवित्रता, और यही आज परिणाम है भाई कि 100 साल का समय अहिंसा के माध्यम से जरूर लगा, लेकिन आज हर धर्म के लोग, हर नस्ल के लोग, हर जाति के लोग भारत में कदम से कदम मिला करके एक नवीन इतिहास लिख रहे हैं। असल में इसका स्वरूप बेटा वही वाला जो आरसी मजूमदार वाला है, ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, यही वाला इसका असल में स्वरूप आएगा। और बाकी सब जो है पार्शियली सब सही है, पार्शियली जो है वो सब सही है। ठीक है, एक आध दो प्रश्न मैं सोच रहा था लिखवा दूं, लेकिन इतना ज्यादा थैंक यू कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है थैंक यू कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए जो है अगली क्लास में मिला जाएगा। कल संडे है, परसों जो 2 अक्टूबर की नेशनल हॉलीडे है, तो उसे के बाद हम लोग 3rd को मिला जाएगा, और 3rd को मैं 1-2-3 प्रश्न यहाँ से दे दूंगा, और उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पहलू पर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल दिस, थैंक यू।